हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आज जो हम बात करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट द गेट 2021। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो क्या होगा, इसका क्या अप्रोच होगा, पूरी एनालिसिस आज सारी बातें कर जाएंगे हम। क्या है ये गेट 2021 और इसी के साथ साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं पल्लव सर, जो आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे। जो बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे डाउट्स आज सर से पूछूंगा और वो सारे डाउट्स सर आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपसे पास लेकर चलता हूँ पल्लव सर के पास और कुछ क्वेश्चंस मैं सर से बोलना चाहूँगा। सर, ये सेशन हम क्यों लेकर आए, क्या इसका रीज़न था? सर, हम ये सेशन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जनरली जब कोई भी बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है तो वो जनरली ये सोचता है कि मैं अपनी स्टार्टिंग जैसी भी है फिर 1 से 2 मंथ बाद जो भी चेंज मुझ में आएगा उसमें चेंज स्टडी मोड में चेंज ले आएंगे। बट हम अभी ही स्टार्टिंग में, जबकि एग्ज़ाम को 11 मंथ है 12 मंथ है, पूरा प्रिपरेशन के लिए अभी इसलिए लेकर आए हैं ताकि बच्चे का 1 से 2 आवर भी वेस्ट ना हो, 1 से 2 महीने भी वेस्ट ना हो। क्योंकि इस हिसाब से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बढ़ते जा रहा है, जो इस एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंस है, हम नहीं चाहेंगे कि बच्चे का 1 मिनट भी वेस्ट हो। इसीलिए सर अभी ही हम स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें ले आए हैं कि कैसे आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे आपको सारे नोट्स बनाने हैं, किस हिसाब से आपको अपने स्टडी प्लान करना है, ये सभी चीज़ें हम इसमें लेकर आए हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों का, बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें टिकी हुई हैं इस गेट 2021 से। बस मैं यही छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उसमें क्या इन्हेंसमेंट होना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या आप लोग को ऐड करना है। ठीक है ना, कहा गया बहुत अच्छी बात है कि अगर सफलता नहीं मिल रही है तो हमें लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए ताकि हम वो लक्ष्य पा सकें। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लक्ष्य ही छोड़ देते हैं अपना, कहते हैं नहीं अब हम दूसरी चीज़ों की तैयारी करेंगे। नहीं माय डियर, आप लोगों को लक्ष्य वही रखना है, अपनी रणनीति बदलनी है बस पढ़ने का। तो आज शायद सर उसी चीज़ के लिए लेकर आए, सर का यही कहना है। तो चलिए मैं सर के पास लेकर चलता हूँ कि सर बच्चों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, सर कुछ बताइए इसके लिए। तो सर कुछ लेकर आए आई थिंक। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। तो सर ये क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं बच्चा जो भी प्रिपेयर कर रहा है, मोस्टली बच्चों को, सभी लोगों को मुझे लगता है कि जो अच्छे से गेट की प्रिपरेशन करने आया है उसे ये पता है कि क्या क्या सिलेबस गेट में होता है, क्या सारी चीज़ें होती है, मोस्टली को पता है। बट फिर भी हम उनके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो इसीलिए सिर्फ 5 से 10 मिनट में लोग बच्चों को ये बता देना चाहते हैं कि क्या सिलेबस रहता है, कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सारी चीज़ें हैं, आपको किस उस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पर कम फोकस करना है, ताकि जो गेट में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करें, ज़्यादा उसमें अपना टाइम दें। इसीलिए सर 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ मतलब 100 नंबर का गेट का एग्जाम होता है जैसा कि हम देख रहे हैं, और सर ने काफ़ी अच्छा बना रखा है। फरवरी के फर्स्ट वीक में मैकेनिकल का पेपर भी हो जाता है और कई सारे बच्चे हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो इसमें मैं क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या रहती है सर, कुछ बताएंगे? सर अगर देखा जाए तो एप्टीट्यूड जो यहाँ पे 15 मार्क्स का देख रहे हैं आप, अगर सर आप एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्टीट्यूड का क्या अप्रोच रहता होगा सर गेट के लिए? सर अगर देखा जाए जो छोटे एग्जाम्स रहते हैं, एसएससी, जेई, बाकी जो सारे एग्जाम्स रहते हैं उनमें अगर देखा जाए तो एप्टीट्यूड डायरेक्ट फोकस्ड आता है कि आपको ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले पे अप्लाई करिए, आपको ये सारी चीजें आएंगी। सही बात है। बट सर जो गेट एग्जाम है उसका सर देखिए यहाँ पे उसका फुल फॉर्म ही एप्टीट्यूड है सर। तो ये आपका एप्टीट्यूड चेक करता है कि आपका किस हिसाब से एप्टीट्यूड है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे नहीं देता है। इसमें आपको सिर्फ थोड़ी सी थिंकिंग लगानी है और फिर सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। काफी सारे बच्चे सर, मैं ये देखता हूँ काफी सारे बच्चे तैयारी करने के दौरान एप्टीट्यूड वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। कई सारे बच्चे कहते हैं नहीं इंग्लिश तो मेरे से होगा ही नहीं, छोड़ दो। तो एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश दोनों आई थिंक सर इसमें ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब है एप्टीट्यूड और इंग्लिश का क्या ऐसा अप्रोच होना चाहिए बच्चों के लिए कि वो मतलब इन 15 नंबर को पूरा फोकस कर सके। क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि सर मतलब गेट में मेरा एप्टीट्यूड वाले पार्ट को इतना मानते ही नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं, कहते रहने दो। जबकि मैंने देखा है कि आई थिंक मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एप्टीट्यूड पार्ट। यस सर, क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। आप देखिए जैसे 100 मार्क्स की अगर बात करें तो उसमें से 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट को उठा के देख लीजिए, 15 मार्क्स का कोई भी एक सब्जेक्ट आपके लिए 15 मार्क्स का नहीं आता है। और यहाँ पर अगर एप्टीट्यूड देखा जाए तो आप स्टार्टिंग से आप 10th क्लास के बाद से एप्टीट्यूड सॉल्व करते आए हैं। बस आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी लानी है, थोड़े से आपके माइंड को शार्प करना है कि किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, किस हिसाब से थिंकिंग बढ़ानी है, वही चीज़ पे ध्यान देना है। और आपको एप्टीट्यूड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आपको ये थोड़ी सी थिंकिंग को बदलना है कि अपन हमारे लिए एप्टीट्यूड टफ है या फिर हमसे इंग्लिश नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब सर का कहना है कि आपको जो पढ़ते हैं आप
उसकी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करके आप एक बार कोशिश करो एप्टीट्यूड करने की। एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश बहुत ही अच्छा होता है, 15 नंबर आप पूरा गेन कर सकते हो, ठीक है ना, मेरे हिसाब से भी। और सर का जो कहना है, सर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, मैं इसलिए सर से बात कर रहा हूँ आज, ठीक है ना। आइए मैं आपको आगे के लिए चलता हूँ। सर ये मैथ पोर्सन में यहाँ देख पा रहा हूँ 15 मार्क्स का मैथ का पोर्सन भी है। तो सर ये इंजीनियरिंग मैथ में बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, तो क्या अप्रोच होना चाहिए मैथ के लिए? सर इसमें आपको स्टेप वाइज स्टेप्स अगर आप सॉल्व करते हो मैथ्स को, जैसे आप सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक उठाए, आपने कहा कि आज मेरा मन है मैं वेक्टर कैलकुलस पढ़ूंगा, नहीं, आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना जरूरी है। जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे सही से, जब ही आपका वेक्टर कैलकुलस, मतलब आपके कहने का मतलब सर कि सीरीज बाय सीरीज स्टडी होनी। यस सर, आप स्टडी अगर किसी भी घर को बिल्डअप करते हैं, किसी भी घर को बनाते हैं, तो आप बॉटम से बनाना चालू करते हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाते। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपको गेट में मैथ्स में अगर अच्छी पकड़ चाहिए तो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक्स जो स्टेप वाइज स्टेप सीरीज से सॉल्व किया जाता है कि इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक, तो उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप लोग बच्चों जो ये करते हो ना कि मतलब ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाप्लास कर लेते हैं, या चलो कर लेते हैं न्यूटन राप्सन कर लेते हैं, या सिम्पसन का फॉर्मूला कर लेते हैं, तो आप उसको रटो मत। सर का कहना है कि एक बेसिक, मतलब एक एक जो ईंट को जोड़कर घर बनाते हैं, तो सर का यही कहना है कि अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है तो आपको एक एक कंसेप्ट को सीख के ऊपर की ओर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा कहा सर ने। मेरे हिसाब से 15 मार्क्स का इस बार जो IIT बॉम्बे एग्जाम लेने वाली है, मेरा मानना है कि आप एप्टीट्यूड और मैथ के सेक्शन को काफ़ी अच्छे से करके जाएं, क्योंकि IIT बॉम्बे पूरा का पूरा मैथ पूछती है। 15 मार्क्स पूरा फुल पूछेगी, देख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है सर। और क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर अगर अपन कोर सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर अपन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें तो अपने लिए जो सब्जेक्ट है 70 मार्क्स के हैं। तो सर अगर देखा जाए तो 11 से 12 सब्जेक्ट रहते हैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट उसमें भी अगर देखा जाए तो 11 से 12 सेम मार्क्स के नहीं रहते हैं, सभी के सभी अलग अलग मार्क्स के रहते हैं। तो सर अब अपन ये देखते हैं कि कौन से जो पेपर है, कौन से जो सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक्स का मोर वेटेज है, उस हिसाब से हमको उसमें टाइम भी देना है, उसमें हमको प्रिपेयर भी करना है सर। बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सर यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं कौन कौन से आते हैं? एक ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एक न्यूमेरिकल आंसर होते हैं। तो न्यूमेरिकल आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में अभी मैं बात करूंगा सर से, उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। सर सिलेबस, गेट का सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा बच्चों को इसके बारे में बताइए। सर अगर देखा जाए तो अगर सही से मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपकी जो ब्रांच है वह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मीन्स उसका मतलब ही है इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। तो इसीलिए मैकेनिक्स को कह के सारे उसमें लाया गया है सर कि इसके आप जितने भी सारी चीजें देखते हैं तो मैकेनिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आपकी ब्रांच भी वही है कि आपके ये सब्जेक्ट अगर आप देखे जाए इंडस्ट्रियल, ये सभी चीजें आपके सब्जेक्ट में कोर ब्रांच में नहीं आते, बट ये आपके कोर्स में, तो इसलिए आपको पढ़ना तो सारी चीजें पड़ेगी। बट मेन अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स, सोम, टोम, मशीन डिजाइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी ब्रांच ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। बिल्कुल सही बात है, मीन्स ये पार्ट हो गया इनका इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स, सोम, टॉम और MD, बिल्कुल। उसी के साथ साथ सर थर्मल सीरीज भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? सर थर्मल सीरीज, और इसमें यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अभी सर ने जब टोम पढ़ाया होगा, आप अपने सर के वीडियोस देखे होंगे, सर ने आपको बताया होगा कि 3 टाइप्स की लिंक्स होती है एंड ऑल, उसमें अगर देखा जाए तो एक फ्लूइड भी होती है, इसीलिए ये सब्जेक्ट यहाँ पर डाला गया है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो और सर थर्मल पार्ट की अगर बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट में। बिल्कुल। और सर इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल, मेरा मानना है हीट ट्रांसफर सर 10-10 नंबर का मैंने देखा है। यस सर, ये बच्चों को ऑब्जर्व किया, बहुत ही 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूँ प्रोडक्शन सेक्शन की, तो प्रोडक्शन सेक्शन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो 3 सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी गेट में अपने लिए 1 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपके 1 मार्क्स के कारण रैंक 1000-2000 का डिफरेंस में आ जाती है अगर आप उस रेंज में रहते हैं। तो सर अगर मटेरियल साइंस की बात की जाए तो इसको प्रिपेयर करना बहुत सरल है। जो अच्छे टॉपर्स बच्चे और जो भी अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं वो अगर देखा जाए तो ये अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 20 to 25 मार्क्स का सिलेबस है सर ये। अगर इस 20 मार्क्स में देखा जाए तो वह अबव 17, अबव 18 लेकर ही आता है, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग एरिया है सर। जहाँ तक कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा सर, एक छोटा सा वाक्य है मेरे साथ। मेरा एक स्टूडेंट था सनी, सनी अगर सुन रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। सर उसका आपका मैं बता रहा हूँ 0.05 मार्क्स था, और मतलब 0.05 मार्क्स से सर आई थिंक उसकी 150 से 200 रैंक पीछे हो गई थी सर। वही सर, आप मतलब इतना कम मार्जिन सर, 0.05 मार्क्स, मतलब आप बोल सकते हो कि ये मतलब डेसिमल में तो काफी सारे नंबर आते हैं, तो इतने। यस, बिल्कुल सही बात है।
तो ये बहुत ही सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे लिए गेट के लिए ना सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो छोटे छोटे जो नंबर्स है ना आपके लिए इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। तो आपको हर एक चीज़ को कायदे से पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में पढ़ना होगा, ठीक है। चलते हैं आगे सर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे लेकर चलता हूँ। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में सर आप कुछ बताएंगे सर? सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में जैसे मैंने ही बताया कि अभी आपकी जो मैकेनिक्स पोर्शन है वो तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अभी जो आप 8 to 9 मंथ प्रिपरेशन करते हैं, फिर 2 to 3 मंथ आप एंड में रिवीजन करते हैं, तो आपका जो 8 to 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है उसमें ऑन एन एवरेज आपको हर बच्चे को 4 to 5 मंथ जो है अपने मैकेनिक्स पोर्शन को देना है। क्योंकि अगर आपको अभी मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन पार्ट है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप इन दी एंड अगर 1 मंथ दे देते हैं तो एंड में सारे सब्जेक्ट जो प्रोडक्शन पार्ट के वो 1 मंथ में सारे हो जाएंगे। बट सोम, टोम, एमडी, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये जो मैकेनिक्स पोर्शन है इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी आता है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो टफ क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस्ड स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मतलब आपका सर कहना है कि हमको मतलब सारी चीज़ों को देखते हुए डिटेल्ड एनालिसिस करनी चाहिए, और हमारे पास अभी प्रॉपर टाइम है। यस सर, अभी अगर देखा जाए तो हाँ। 11 महीने है। बट अगर आप 11 महीने में लेटर सपोज आपने सबसे पहला सब्जेक्ट उठा लिया मटेरियल साइंस, आप उसमें पीएचडी भी कर डालिए मटेरियल साइंस में, बट उसमें 2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना है। तो बट वही टाइम अगर आप सोम, टोम, एमडी इन सब्जेक्ट को अगर देते हैं तो आपके यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए आएगा। और जो टॉपर्स में जो डिफरेंस आता है, अगर आप देखा जाए तो 500 रैंक 500 के बाद अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो वो यही सब्जेक्ट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अगर और बात करना चाहूँ सर, नोट्स कैसा होना चाहिए बच्चों का, क्या अप्रोच होना चाहिए सर? सर नोट्स के उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में अभी अगर वो टाइम पीरियड देखते हैं कि अभी मेरे पास 10 से 11 महीने का टाइम है, तो वो क्या करता है कि सारी बुक्स उठा लेता है कि हाँ किसी टीचर ने मुझे सिंजल पढ़ने का कहा है, किसी टीचर ने मुझे एस के सोम पढ़ने के लिए कहा है, एफएम की, तो वो दोनों बुक्स से पढ़ने लग जाता है, अंडरलाइन करता है उन चीज़ों को वहीं पर लाके लिख लेता है। बट इन दी एंड अगर देखा जाए तो जब रिवीजन करने के लिए आपके पास ईएससी के लास्ट मंथ की बात करें, दिसंबर में हो चाहे गेट के लिए जनवरी का हो, जब इन दी एंड में वो देखता है कि वो इतना सारा सिलेबस है कैसे रिवाइज होगा, इसीलिए आपको किसी भी उसमें पीएचडी नहीं करनी है, आपको फोकस्ड स्टडी करनी है। और नोट्स भी आपके इतने फोकस्ड होना चाहिए कि उस ज़्यादा चीज़ें उसमें नया हो कि आपने कोई भी चीज़ लिख ली जो इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के लिए। इसीलिए नोट्स जो है जो आपको क्लास में बताए जाए, जो सर आपको बताए, जो भी सारी चीज़ें रहे, आपको उसके साथ आपका जो 1 टाइप का नोट्स जो है उसमें आपको जो भी क्लास में बताया जाए उन चीज़ों को करना है। देने के लिए तो आपको सभी यहाँ पे अगर बात करें अनअकैडमी, उस पर सारी जगह से आपको पीडीएफ मिलेगी। बट मुझे लगता है कि जो हैंड रिटन नोट्स रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पीडीएफ के साथ साथ आप हमारे साथ लेवल 1 में हैंड रिटन नोट्स खुद का ही बनाए सर। बिल्कुल सही बात है। मतलब कुछ सर का कहना है कि नोट्स कुछ आप ऐसा बनाओ जिसको खोलते ही इतना अट्रैक्शन आने लग जाए, अरे वाह, देखते ही मजा आ जाए, अरे यार ये लाइन पढ़ ले, ये लाइन पढ़ ले। मतलब टू द पॉइंट सारे नोट्स होने चाहिए, सारे कंसेप्ट आपको सुनने हैं क्लास में, और अपना एक नोट्स जो बनाना है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। क्या बात सही कह रहा हूँ सर? यस सर, आपने बिल्कुल सही बात की है सर। लेवल 1 में जो सर ने बोला है सर, ये डिटेल्ड एजम्पशन वगैरह ये चाहिए क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिटेल्ड एजम्पशन हो गया, आपका डेरिवेशंस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों। डेरिवेशंस में क्या फोकस करना, बच्चे क्या करते हैं क्या ना, क्योंकि मेरा मानना है सर, जो बच्चे पढ़ते हैं बीटेक वगैरह में वो क्या करते हैं, डेरिवेशन रटते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से डेरिवेशन रटना नहीं चाहिए सर। वो इसी का अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो प्रीवियस ईयर्स अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से, यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी से व्यक्ति को पता है कि सर प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है, एक में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट रहता है, ये रट लेता है। बट अगर देखा जाए तो पिछले ही साल उन्होंने प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दे दिया था, तो व्यक्ति को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है कि प्रेशर थ्योरी में क्या रहता है, वियर थ्योरी में क्या रहता है। बट उसको अगर थोड़ा सा चेंज ला दिया गया है तो वो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, और वो उसे फिर टफ लगता है या फिर वो गलत कर आता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से डेरिवेशन है, किस हिसाब से फॉर्मूला डिराइव हुआ, और उस फॉर्मूले के पीछे क्या अजम्पशंस है, जिसे इसमें बताया गया कि प्रेशर कांस्टेंट है तभी ये थ्योरी लगेगी। तो अजम्पशंस और डेरिवेशंस पे आपको यही देखना है कि किस अजम्पशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। अगर ये कंडीशन नहीं दी, थोड़ा सा अजम्पशन बदल दिया गया है, तो हमको जो स्टेप्स स्टार्टिंग से चालू की गई है वही डिराइव करके इन दी एंड लेकर आना है सर। बिल्कुल सही बात सर। एक छोटा सा और बात है, यहाँ एक स्टूडेंट था मेरा, गया था इसरो का इंटरव्यू देने सर। इसरो और बाक वगैरह के इंटरव्यू में जो जाते हैं बच्चे, तो अभी जैसे बार का पेपर होने वाला भी है, शायद कल ही होगा शायद। सर स्टार्ट है सर, उसके अलग अलग दिन दिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो है कि आप जैसे मैंने देखा इसरो के इंटरव्यू से वो होके आया, वो कहता है सर मैं वहाँ गया,
मुझसे पूछता है एजम्पशन, Yes, sir. ठीक है ना, एजम्पशन पूछता है, मुझे याद नहीं था सर एजम्पशन। तो आप रट्टा मत मारो, रटना नहीं चाहिए माय डियर, आपको कंसेप्ट होने चाहिए। फिर कहा सर डेरिवेशन की बात आई, तो डेरिवेशन में हीट ट्रांसफर से सर 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डेरिवेशन वगैरह पूछ लिया। तो कहता सर वो जब मैंने उनसे बोला कि याद नहीं है, तो उन्होंने एक ही लाइन बोला कि डेरिवेशन याद करने वाली चीज़ नहीं होती। तो मतलब उस मैनर तक भी आप जब देखते हैं ना, तो ये डेरिवेशन और एजम्पशन ऐसी चीज़ है ना सर, जो आगे चल के आपके इंटरव्यू में, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाने के बाद आपको PSU कॉल होती है या आपको अच्छे अच्छे M.Tech में जाने की संभावना होती है, तो वहाँ भी आपके जो होते हैं ना माय डियर, आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ये सब इंपॉर्टेंट होता है कि आपको, जैसे कई सारी IITs तो पेपर भी करवा लेती है। यस सर, वो इंटरव्यूज में यही चेक करते हैं कि आप कितनी चीजें आपने रट कर आए हो और कितनी चीजें आपको एक्चुअल में पता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सर जो गेट जो एग्जाम है वो रटने का एग्जाम नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल। फिर भी आप मोस्टली चीज ये रहती है कि बच्चा देखता है कि सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो उस चीज को रट लेता है। सही बात है, आपको मार्क्स हाँ, के लिए कई वो सारे लोग इम्पोर्टेंट सर है। इसको मिसगाइड करते हैं बच्चों सर वो को। मार्क्स के लिए हाँ। इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारी चीजें एज अ मेमोरी आपको, आप क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा है तो चीजें एज अ शॉर्ट ट्रिक्स में आपको याद रखनी है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेरिवेशन अजम्पशन नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जैसे सही ही बात आप EAC का कन्वेंशनल एग्जाम देने जाएंगे या फिर कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पर वो डेरिवेशन और अजम्पशन ही चेक करता है सर। बिल्कुल सही बात है सर, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप रट के गेट का नहीं कर सकते, जो मिसगाइडिंग नहीं होना है आपको, ठीक है ना। आपको हर एक चीज़ का एक एक डेरिवेशन को कायदे से देखना है, देन उसके बाद एजम्पशंस को सीखने हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कंसेप्ट आपको अपना बना के ले चलना है, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर आप रट के सोच रहे हो कि अरे यार मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लूँगा तो मेरा गेट निकल जाएगा ना, गेट निकालना नहीं है आपको, अच्छे से अच्छा नंबर लाकर आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह जाना है, आपको फ्यूचर ब्राइट करना है अपना, ठीक है ना। तो आई थिंक उसके लिए ही यहाँ लेवल 2 जो ये लिखा हुआ है ना, लेवल 2 में 1 पेजर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, ये लास्ट टिप्स है। मतलब आप बोल सकते हो नोट्स जो बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है, बिफोर द एग्जाम डेज ओनली 1 फॉर रिवीजन। ओके, ये सारी बनाएंगे तो आपको रिवीजन हो सकता है, ठीक है। चलिए आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ सर, रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हो गया, ठीक है ना। रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए सर? सर अगर उसमें बात की जाए तो रैंक गेटिंग रैंक्स के लिए उसमें यही बताना है सर, आपको यही मैं बता रहा था कि आपको ना फोकस स्टडी करना है, क्योंकि अगर आपको रैंक लानी है तो इसका मतलब यही नहीं कि आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने स्टार्ट हो गए। आप अगर इसमें डायरेक्ट अपना टाइम 4 से 5 मंथ, अभी अपने पास जैसे 11 to 12 मंथ है तो आपने ज़्यादा टाइम इसमें दे दिया है और इसमें कम टाइम दिया है, तो ये बात फिक्स है कि आपसे वहाँ पर जो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मार्क्स भी इधर पे आप ये भी कह दें कि अगर ये 50% ये भी आता है और 50% ये भी आता है तो आप इसमें अगर कम टाइम भी देंगे तो भी आप 50% मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने इधर 50% मार्क्स के लिए उतना टाइम नहीं दिया तो ये पोर्शन टफ रहता है, आपसे उतने 50% मार्क्स नहीं आएंगे और आपकी रैंक गिरेगी। इसीलिए बस यही है कि आपको रैंक अगर अच्छी लानी है तो आपको सारी स्ट्रेटेजी, सारे सब्जेक्ट वेटेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए और उनके इंपॉर्टेंस की किस एरिया में टफ क्वेश्चन आते हैं। तो सर बच्चों को ये बताइए सर, टफ क्वेश्चन जो जैसे कि आपने यहाँ लिखा है, टफ क्वेश्चन जो है डिजाइन और थर्मल का है, मतलब इसका होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसका होता है, तो इसका क्या मतलब है सर? कुछ बच्चों को बताइए इसके सर बारे में। इसका अगर आप देखा जाए तो आप कोई भी जो अभी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करना है या फिर कोई बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है तो वो चाहे तो सिर्फ अभी गेट 2020 का पेपर उठाए और उसमें देख सकता है कि जो डिजाइन पोर्शन और थर्मल क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाकर दिए गए हैं। बस उसके लिए आपको सारे से उसके, जिसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि अजम्पशंस है, डेरिवेशंस के साथ स्लाइड सा चेंज करके हर साल पेपर चेंज किया जा रहा है, और सर इन्हीं उसमें किया जा रहा है सर, इन्हीं पोर्शन में किया जा रहा है। इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप देखें तो पिछले 5 साल से आपको सर मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला मिल जाएगा और फॉर्मूला भी चेंज नहीं है, सारी चीजें फिक्स है, वो सिर्फ आपको मार्क्स देने के लिए। तो आपको बस इतना करना है कि जो सब्जेक्ट मार्क्स गिविंग सब्जेक्ट है उसमें तो पूरे मार्क्स गेन करने ही है, और जिस मार्क्स जिनके लिए थोड़ी सी टफ है, जहां पर कंपटीशन चेक किया जाता है, आपका ब्रेन चेक किया जाता है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देकर अपनी रैंक को अच्छे से लेकर आना है। बिल्कुल सही बात है। मतलब बच्चों आपको जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड टफ कहने का मतलब यही था सर का, कि आपको फोकस इस पे भी करना है, इस पे भी करना है, लेकिन इसका करने का मकसद ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इनके कुछ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इन पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आई थिंक मेरा मानना है मैन्युफैक्चरिंग तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और मार्क्स भी ज्यादा पूछा जाता है। यस सर, ज्यादा बिल्कुल पूछा जाता है, बट हाँ। बहुत इजी पूछा जाता है सर, मतलब एक टफ बार नहीं अगर होता बात किया हाँ, जाए तो सर उसके लिए आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन किसी भी उसमें कर लें तो कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आप यहाँ किसी भी टॉपिक की कहें कि मैं इतने क्वेश्चन करके परफेक्ट हो गया हूँ, कोई भी नंबर बताना फिक्स नहीं है कि 500 क्वेश्चन कर लीजिए परफेक्ट है। आपको बस उसमें अजम्पशन, कंसेप्ट और सारी चीजों को अच्छे से समझ के करना है सर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था
जब मैंने गेट एग्जाम्स वगैरह दिए तो मैं सबसे पहले इन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस करता था। बिल्कुल सही बात है। डिजाइन में जैसे कि मैं आपको बात करना चाहूँगा, जैसे सर इस बार टोम से मैंने काफ़ी देखे हैं, कैम से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, काफ़ी सारे बच्चे उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन था। मेरा ये मानना है कि मैं थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाता हूँ आपको, मैं ही डिजाइन फील्ड उठाता हूँ आपका, तो मेरा ये मानना है कि ये जो है से सोम से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर क्वेश्चन थे तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहे थे। तो आपको उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, वो तभी आपके समझ में आएगा जब आप एक एक चीज़ को ऑल सब्जेक्ट थोरोली सारा पढ़ेंगे, स्टडी करिए, ठीक ना। बिल्कुल सही बात है, तो मेरा यही मानना है, ठीक है ना। चलिए और सर से पूछना चाहते हैं और कुछ। सर ये बच्चों को और लास्ट टिप्स क्या देना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर अगर ये बात की जाए तो ये जो लास्ट टिप के बारे में जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ अगर देखा जाए तो लास्ट एग्जाम से लास्ट मंथ की बात नहीं है, क्योंकि जनरली बच्चे को ये लगता है कि हमको ये सारी चीज़ें एग्जाम से पहले करनी है। अगर अपन देखा जाए तो हमने भी यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि लास्ट मंथ की, बट आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आपको हर चीज़ यही लगे कि मुझे आज का जो सिलेबस है, आज की जो चीज़ें हैं वो आज कंप्लीट करना है, जैसे कि आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम हो। इसीलिए यहाँ पे हर सारी चीज़ें नेक्स्ट मंथ ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर अपन बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट पॉइंट कि सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द लास्ट मंथ। इसका मतलब ये है कि आपको लास्ट मंथ में तो करना ही है, आपको अभी भी हमारे साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गेट का पेपर 100 में से 70 to 75%, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आते, बट उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट रिपीट होते हैं, बिल्कुल सही कहा सर ने, कंसेप्ट रिपीट होते हैं माय डियर। जैसे सर ने भी बताया यूपीटी आया था, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, वहां ना देकर ऐसे बोला प्रेशर इनवर्सली टू आर स्क्वायर, तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसीलिए आपको हर एक चीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो इससे आपका दिमाग खुलता है, ठीक है ना। और क्या बताना चाहेंगे सर? सर सेकंड थिंग ये है कि टेस्ट सीरीज के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आप कितना भी पढ़ लें, आप अच्छे से बहुत सारे डेटा को दिमाग में रख के सारी चीज़ों को मेमोराइज करके आप दूसरे एग्जाम्स एसएससी जेई ईएसी निकाल सकते हैं। उस ईएसी में मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कहूँगा, आप ये एग्जाम्स निकाल सकते हैं, बट गेट में अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो आपकी जितनी भी पढ़ाई है सारी की सारी वेस्ट रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। वहाँ का जो टाइम जब चलता है वहाँ पर चीज़ें, तो आपको एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसमें अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको गेट एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो आपकी एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं, और एक्यूरेसी सिर्फ टेस्ट सीरीज से चेंज की जा सकती है। आपके ये नहीं कि मुझे बहुत अधिक नॉलेज है तो मैं सही हूँ, नहीं, आपके अगर एक्यूरेसी चेक करना है तो आपको टेस्ट सीरीज देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। दुनिया में दो किस्म के बच्चे होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक होता है आपका ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो क्या आप ब्रिलियंट हो? अगर आप ब्रिलियंट नहीं हो तो क्या आप ब्रिलियंट बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो। तो सर अगर आप ब्रिलियंट नहीं हो तो आप कैसे नंबर पाएं? तो सर मेरा मानना है अगर आप ब्रिलियंट नहीं हो ना तो आपको हार्डवर्क होना चाहिए। मैं कहता हूं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को एक छोटा सा टॉपिक माय डियर अगर 2 घंटे में समझ में आता है, एक नॉर्मल बच्चा अपने हार्ड वर्क से उस छोटे से टॉपिक को 6 बार पढ़े अगर दिन भर में, तो क्या उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आई थिंक मेरा मानना है आप हार्ड वर्क करो। सर का जो कहना है टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस, ये जो फॉर प्रैक्टिस वर्ड लिखा है ये वही है, ये हार्ड वर्क है माय डियर और कुछ नहीं है। सिलेक्शन इज नथिंग, सिलेक्शन एक एक्सीडेंट नहीं है, सिलेक्शन रियलिटी में आपका एटीट्यूड है, सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस है, आपका हार्ड वर्क है। अच्छा सर आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो रिवाइज द लास्ट वीक फॉर नोट्स की बात जो की गई है, सर ये लास्ट वीक में तो करना ही है, बट आपको जो वहाँ पे टेबल बना के आपको दूसरा टाइप दिया गया था किस हिसाब से नोट्स बनाने हैं, उसमें यही है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद। सर ने जैसे टॉम पढ़ा है तो सर आपको बताएंगे कि ये शॉर्ट नोट्स इसको लिखिए और उनको आपको डेली रिवाइज करना है। आपको डेली हर पहले आप स्टार्टिंग में से डेली करिए, फिर उसे आप वीकली करिए, फिर आप 15 डेज में करिए, तो आप रिवाइज करेंगे। क्योंकि आप देखें तो 12 सब्जेक्ट हैं और उससे भी अगर आप बाइफरकेट करें तो बहुत 18 to 19 सब्जेक्ट पहुंच जाता है और बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है सर। शॉर्ट नोट्स बनाना बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साल भर में कितने भी एग्जाम हो। आप देख रहे हो इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं। अच्छा सर आज के आगे क्या कहना चाहोगे? सर ये सॉल्व द लास्ट 2 ईयर पेपर विद द एग्जाम कंडीशंस, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जब आप एग्जाम्स देने जाएं तो अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले आप रियलिटी को फेस कर लें कि हाँ एक्चुअल में एग्जाम ऐसा होता है, उस कंडीशंस में हमारे अलग अलग टाइप का ब्रेन पे फोकस होता है, बहुत अधिक टेंशन होता है, इसीलिए आप एग्जाम कंडीशन से फेवरेबल होकर जाएं कि हाँ इस टाइप से अगर कंडीशन आती है तो हमको एग्जाम से ऐसे करना है। ये सारी चीज़ें हैं सर। अच्छा सर यहाँ आपने लिखा है रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स 1 डे बिफोर एग्जाम।
तो आई थिंक सर यहाँ आप क्या कहना चाहते हो बच्चों को, क्योंकि मैं भी एक लाइन बोलना चाहूँगा आप सभी के लिए। तो पहले सर के सुनते हैं, सर क्या कहना चाहोगे आप रिलैक्स के लिए? सर रिलैक्स के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि जिसने अगर साल भर पढ़ा है तो वो एक दिन में टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो आप एक दिन भी पढ़ के कोई भी एग्जाम नहीं निकाल लोगे, और जिसने अगर साल भर पढ़ा है तो उस एक दिन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा माय डियर, होता क्या है ना, आप जब लगातार पढ़ना शुरू करते हो, होता क्या आप दिन रात जब पढ़ना शुरू करते हो, कई सारे बच्चे कहते हैं सर 3 महीना पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, कई सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने कोचिंग ज्वाइन की और मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें एक्चुअल प्रैक्टिस है समझ ही नहीं आई, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अगर मैं देखना चाहूँ तो रिलैक्स वर्ड का यहाँ कहने का मतलब ये है मेरे तरफ से कि माय डियर कि मतलब आप ये कह सकते हो कि मेडिटेशन, कि यार एग्ज़ाम से पहले मेडिटेशन, आप इस चीज़ को समझो, मेडिटेशन करना चाहिए। आप 7 डेज पहले ही आप मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन का कहने का मतलब ये होता है मेडियर दिमाग को शांत रखना। गेट में मैंने जो ये देखा है कई सारे बच्चों का, आप टॉपर्स से भी आप बात करने जाओगे ना, टॉपर्स भी हैं, अब जब टॉपर्स टॉक भी देखोगे ना मेडियर, तो आप वहाँ यही सुनोगे कि सर दिमाग रिलैक्स होना, अगर माइंड शांत हो ना, दिमाग शांत हो तो आपको एक एक कंसेप्ट दिमाग में घूमता रहता है और एक एक कंसेप्ट जो है ना इसी तरीके से बनता है। तो मेरा मानना है कि आपको उसी तरीके से रिलैक्स करना चाहिए, तो आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और दिन भर खुश रहना चाहिए, फालतू के एलिमेंट से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक ना। तो आपको गेट 2021 जो है माय डियर, मेरे हिसाब से आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, ठीक है ना, मेरा मानना है क्योंकि सर बहुत सारे PSUs हैं, ठीक है ना, जो अच्छी कंपनीज हैं सर। जैसे कि मैंने खूब ऑब्जर्व किया है ऐसे PSUs में कि मतलब आपको बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, ठीक है ना, मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है माय डियर। मतलब सिर्फ एक एग्ज़ाम, एक वनडे एग्ज़ाम, ठीक है ना, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, सिर्फ वो 3 घंटा, ठीक है ना। लोग कहते हैं 3 घंटा, अरे माय डियर 3 घंटा बहुत होता है। उस 3 घंटे में अगर आपने अपने माइंड को स्टेबल करके, मतलब दिमाग शांत करके अगर आपने कर दिया ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। बस मैं यही कहूँगा। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा मैं आप सभी लोगों के लिए कि जो टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, आई थिंक यहाँ ये आपको दिख रहा होगा टेस्ट सीरीज, बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। एक तो टीचर के गाइडेंस में रहकर अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। अनअकैडमी आपके लिए ये जो है, आपके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अनअकैडमी जो है आपको ये गाइडेंस देती है। एक टीचर आपको साल भर गाइडेंस देता है, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो, कैसे भी आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, बाकायदे क्वेश्चन भेजकर। प्लस प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसीलिए 3 क्लासेस के बाद डाउट सेशन जरूर रखते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं, उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं होता है, हम आपके लिए इसीलिए वो डाउट सेशन रखते हैं, हम आपके लिए ग्रुप्स बनाते हैं। हम आपके ग्रुप्स इसलिए बनाते हैं ताकि आप क्वेश्चन अपना पूछ सको। क्योंकि होता क्या है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर, मेरा मानना है एग्जाम में कि बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत ही शांत स्टैटिक मैनर में बैठे रहते हैं, क्लास में जाते हैं ना तो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये आजकल क्या होती है ना कि ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह में देखता हूँ कि 400 बच्चे बैठे हुए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता। अरे भाई पीछे के 300 बच्चों का तो ध्यान दो, 100 ही बच्चे को ध्यान से पढ़ा रहे हो, तो आप जो पीछे के जो हैं माय डियर, मेरा मानना है जो आप कुछ बोल नहीं पाते हो, आपको हर एक बच्चे को एक परफेक्ट टीचर गाइडेंस के रूप में मिलता है, ठीक है ना। तो मेरा मानना अनअकैडमी पे ये चीज़ें आपको सारी मिलती है। और टेस्ट सीरीज जो है ना माय डियर, ये हम आपको यहाँ देते हैं, हम आपको करवाते हैं, वीकली क्विज करवाते हैं, मेगा क्विज करवाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि गेट जो है ना, गेट तो एक जरिया है आपके फ्यूचर को ब्राइट करने का, ठीक है ना। गेट हो चाहे ESE हो, ठीक है ना, सेम टू सेम ESE का भी हम लोग ले भी लाएंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए एक जरिया है। तो बस मेरा कहने का मकसद यही था कि अगर फ्यूचर को ब्राइट करना है, गेट की अगर चीज़ों को देखते हो, तो मेरा ये मानना है सर, मैं पर्सनली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई हर चीज़ को फॉलो कीजिए जैसा सर ने आपको बताया, ठीक है ना। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, गेट 2021 के बच्चों के लिए कुछ बेस्ट विशेष कुछ देना चाहेंगे, कुछ क्या करना चाहिए उन्हें? सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि मैं शार्प माइंडेड स्टूडेंट हूँ, उन लोगों को भी प्रिपेयर करना चाहिए, और जिसको लगता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, बस एग्जाम को देखने का तरीका अलग है। आप जिन लोगों को लगता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज और टॉपर आपको खुद डिसाइड नहीं कर सकते, या आपके कॉलेज के मार्क्स या आपके 10th-12th के मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे, आपका डिसाइड करेगा टेस्ट सीरीज। बिल्कुल सही बात है सर।
नहीं सर, इसे बता देते हैं। अगर आप देखें तो आपको सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की आप किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप टेस्ट सीरीज जब देते हैं और आपके अगर मार्क्स वगैरह कम आते हैं तो आप सर से या हमसे या किसी भी उसमें आप डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि सर हमारे को ये वीकनेस हो रही है, सर इसको आप कैसे सॉल्व आउट करें। तो आपको डायरेक्ट हमारी तरफ से सारी चीज़ आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। इसीलिए आपको बस यही है कि आपको हमारे को जल्द से जल्द ज्वाइन करना है, किसी भी प्रकार से टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सर 1 महीने बाद करेंगे या 2 महीने बाद करेंगे। देखिए, आप जितना लेट होते जाएंगे उतनी आपकी रैंक पिछड़ते जाएगी, इसलिए आपको अभी ज्वाइन करना है और हमारे साथ टिल एंड तक की जब तक गेट एग्जाम कंप्लीट ना होता और आपके पास जॉब ना आ जाती है तब तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो सर मेरा एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन और है। क्वेश्चन सर ये है कि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी पढ़ाई 2-3-4 साल 5 साल से छोड़ कर रखे होते हैं, तो क्या वो गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? यस सर, अगर वो उनके एज लिमिट का अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं सर। अगर देखा जाए तो गेट एग्जाम में अगर उन्होंने पहले पढ़ा है तो उनके तो एक प्रकार से बेनिफिट है कि वो सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बस उनको रिवाइज करना है, कैसे अप्लाइड करना है। जॉब में वो प्रैक्टिकल रूप से देख भी रहे हैं और सिर्फ सर उनको अप्लाइड करना है और कैसे उसको ध्यान रखना, यही सारी चीजें करना है सर। अगर गेट एग्जाम के लिए अगर फोकस स्टडी की जाए ना सर, तो आप दिन में 5 से 6 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं या 4 से 5 घंटे अगर आप फोकस स्टडी के लिए निकाल लेते हैं तो इनफ है। आपको कोई भी कहे कि 10 से 12 घंटे पढ़िए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है 10 से 12 घंटे पढ़ना, क्योंकि ब्रेन शार्प अच्छी तरीके से अगर वर्क करेगा तो आप 5 से 6 घंटे फोकस स्टडी करते तो वो इनफ है गेट के लिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो मेरा ये कहना है, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बच्चे भी, और जो स्टडी कर रहे हैं, जो घर पे आए हैं या जो घर से दूर हैं, ठीक है ना, जो घर पे आए या जो घर से दूर हैं, मैं उनसे भी यही चीज़ कहना चाहूँगा। जो घर पे हैं वो तो वहाँ बैठकर पढ़ाई करें ही, जो घर से दूर हैं अभी इस समय सेल्फ स्टडी करने के लिए कुछ बच्चे अपने घर से दूर चले आते हैं, ठीक है ना, तो उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, और जो जॉब कर रहे हैं वो अपना हिम्मत ना तोड़ें, क्योंकि माय डियर, एक बार एक एग्ज़ाम अगर निकल गया तो आपका ज़िंदगी बदल सकता है। गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गेट से PSUs भी रहते हैं, बहुत सारे MTech भी करने का ऑफर्स मिलते हैं, ठीक है ना, आगे मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, मेरा जो मानना है, ठीक है ना। और गेट का जो लेवल की तैयारी जो हम होती है, वो लेवल आप कहीं भी किसी एग्ज़ाम में टच नहीं कर सकते। बहुत ही अलग लेवल होता है माय डियर, बहुत ही डिफरेंट लेवल होता है। जब एक IIT पूरा एकदम सोच समझ के एक पेपर डिजाइन करती है, जैसे इस बार IIT बॉम्बे करने वाली है, हर मतलब वो जो डिज़ाइन करती है ना, वो उसी लेवल का क्वेश्चन डिज़ाइन करती है। बच्चों के लिए कंसेप्ट ट्विस्टिंग क्वेश्चन क्या होने चाहिए, ये छोटे मोटे एग्जाम तो फिर उसके सामने कुछ नहीं है। जिसने गेट का अगर कर लिया ना प्रिपरेशन, उसके लिए छोटे मोटे एग्जाम कुछ नहीं है, मेरा यही मानना है। पर्सनली मैं कहना चाहूँगा, और एक टीचर के गाइडेंस में रहकर, ठीक है ना, अनअकैडमी आपको यहाँ एक गाइडेंस रूप से हर एक टीचर देती है, भाई आप उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, आप उससे पूछिए, आप उससे सारे डाउट्स लीजिए, सब कुछ घर बैठे ही मिल जा रहा है। तो माय डियर, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और सर कुछ बोलना चाहेंगे गेट के लिए? कुछ नहीं सर, बस यही कहूँगा कि आपको थोड़ा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ना है, और जब तक आपकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाती है, जब तक आपको अच्छी रैंक ना मिल जाती है, तब तक हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे गाइडेंस में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेंगी और आप बहुत ही जल्दी से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे और अच्छी रैंक ला पाएंगे। सिर्फ गेट ही नहीं, आपको गेट अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर करते हैं तो बाकी जितने भी छोटे एग्जाम्स हैं, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स और बाकी सारे एग्जाम्स हैं, वो आपके लिए इजी रहते हैं। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि बच्चों को कितना नंबर पे फोकस करना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम कितने नंबर और चाहिए गेट में? सर अगर आप ये सब चीज़ों को सपने को पूरा करें। हाँ सर, अगर आप देखा जाए तो जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है और जितने हिसाब से PSUs की बात है, अगर आपको PSUs चाहिए तो आपके मिनिमम मार्क्स 75 से अबव होना चाहिए। अगर आपको PSUs लेना चाहते हो कि सारे PSUs का गेट आपके लिए ओपन रह के आप आइए हमारे पास इंटरव्यू दीजिए, उसके लिए आपके मार्क्स 75 से अबव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक छोटी सी बात और है कि अगर मैं कहना चाहूँ कि जैसे 75 मार्क्स है, ये 75 मार्क्स लाने के लिए मेरा जो मानना है, थ्रोली मैं आपको अपना बात कहना चाहूँगा, आपको क्या करना चाहिए, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जैसा कि सर ने बताया, ठीक है ना, इस पे फोकस करना चाहिए। देन 15 मार्क्स के आपको मैथ पे फोकस करने चाहिए, ठीक है ना। देन उसके बाद देखिए, ये 30 मार्क्स आप अपना सेव जरूर कर लो। कई सारे बच्चे इन्हीं 30 मार्क्स को छोड़ देते हैं, है ना सर? yes, सर। तो 30 मार्क्स आपको इनमें पूरा फोकस करना चाहिए। देन उसके बाद जो है, देखो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से 75 लाने, तो आपको फोकस, देखो माय डियर, कहने का मतलब ये है कि आप प्री प्लान चलो। आपको अब इसके बाद कितने मार्क्स चाहिए? 45 मार्क्स।
45 मार्क्स कितने में चाहिए? 70 जो बचे हुए हैं। अब 45 मार्क्स को भी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ, ठीक है ना, तो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे आप उसको पढ़ लो तो आपके वैसे ही आ जाए 45 मार्क्स। मतलब आप टेक्निकल के भी अगर आप बैकग्राउंड्स को देखो, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हो, कुछ थर्मल से क्वेश्चंस आप उठा सकते हो, जैसे डिजाइन से उठा सकते हो, तो आप ऐसे टॉपिक्स को भी उठाकर आराम से कर सकते हो। तो मेरा मानना है आप लोग डरे ना। कई सारे बच्चे ना गेट को समझ ही नहीं पाते, ठीक है ना, गेट को अच्छे से डिजाइन कर ही नहीं पाते। आप पहले इस चीज़ को डिजाइन करिए, आप एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है ना। मेरा मानना है आप एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल को अपने पास रखिए, उसको दीवार पे चिपका के रखिए ताकि आपके सामने वो रहे, ठीक है ना, और शेड्यूल को फॉलो कीजिए माय डियर। क्योंकि अगर आप शेड्यूल बनाते हो और उसको फॉलो करते हो ना, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। दुनिया में एक सबसे अच्छी बात है कि डिसिप्लिन अगर आप किसी भी काम के प्रति हो ना, तो आपको हमेशा कभी ना कभी आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सर शेड्यूल आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा सर बच्चों के लिए। सर जब मैं भी गेट की प्रिपरेशन करता था तो स्टार्टिंग के जब मुझे गाइडेंस स्टार्टिंग में जब नहीं मिला था, तो तब भी मैंने देखा कि जब मैं डिसिप्लिन नहीं था तो मुझे कोई भी गेट में अगर देखा जाए तो मार्क्स मेरे स्ट्रक्स हो चुके थे, 50 के अप्रॉक्सी ही आते थे सर। जब मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन हुआ और सारी चीज़ें की तो मैंने सर अच्छे मार्क्स लेकर आया। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को शेड्यूल बनाना है, कुछ नहीं करना, आपको शेड्यूल बनाना है। आपको अपने टॉपिक के नाम लिखने एक कागज़ पे, उसको चिपकाना है, ठीक है ना। किस टाइम पे क्या पढ़ना है आपको ये करना है, ठीक है ना। ये काम अभी से शुरू कर दीजिए, अभी शुरू करेंगे तब जाके आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। और कुछ नहीं करना आइडिया, सिर्फ 11 मंथ रह गए। 11 मंथ में अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अभी से क्या होता है ना, कई सारे बच्चे अभी से आराम करते हैं और उठते हैं कब? अक्टूबर नवंबर में उठते हैं सर। और ये अक्टूबर नवंबर में जो उठने की कहानी है ना, ये आज से नहीं है, ये कई सालों से चलती चली आ रही है कि यार 3 महीने पहले पढ़ लेना। एक सीनियर ने अपने जूनियर को बताया 3 महीने पहले पढ़ लेना, 30 नंबर आ जाएगा। 30 नंबर से क्या होगा? 75 प्लस 80 प्लस अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो आप अभी गेट में आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, फिर आप गेट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, मेरा यही मानना है। तो आप कृपया करके इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए और आज के इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बस मैं यही कहूँगा कि आपको किस मैनर में गेट को रखना चाहिए, किस मैनर में गेट को देना चाहिए और क्या क्या इसके लिए अप्रोचेस होने चाहिए, ठीक है ना। और एक लास्ट लाइन और बोलना चाहूँगा कि वर्चुअल कैलकुलेटर जो है ना, वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करना ज़रूर सीखिए, ठीक है ना। वर्चुअल कैलकुलेटर कई सारे बच्चों को चलाने ही नहीं आता, तो वो कैसे कर पाएंगे? कई सारे बच्चे कहते हैं सर मैं नंबर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे, लेकिन जब से वर्चुअल कैलकुलेटर लिया है तब से मैं देख रहा हूँ कुछ हो ही नहीं पा रहा, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। तो माय डियर ये होगा कैसे? एग्जाम से पहले आप लोग कहते हो अब मैं वर्चुअल कैलकुलेटर उठा रहा हूँ, डेली से डेली, आज से ही इसको वर्चुअल कैलकुलेटर आई थिंक मोबाइल में इंस्टॉल भी हो जाता है, ठीक है ना आजकल, तो वो इंस्टॉल कीजिए और आज से ही अपने हर एक कैलकुलेशन को वर्चुअल कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सको और अपनी इस प्रैक्टिस को ना इस 75 to 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर सको। मैं कहता हूँ 80 प्लस लेकर आना है। 75 सर ने बोला है मिनिमम, बिल्कुल 75 सर ने बोला है मिनिमम, तो मेरा मानना है कि भाई 75 तो है, लेकिन मेरा कहता हूँ भाई 80 प्लस कोशिश करो, तब जाके 75 कहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सर आज के साथ इस सेशन को यहीं रोकते हैं सर। तो आई थिंक काफ़ी सारे बच्चे निराश थे, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्या करना चाहिए लाइफ में, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा यही मानना है कि गेट में जो है ना माय डियर बहुत बड़ा फ्यूचर है। जो बच्चे अभी देख नहीं पा रहे हैं ना, मैं उनके लिए बस यही बोलूँगा कि भाई आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए और कायदे से देखिए, पूरा वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, ठीक है। तो आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस सेशन के लिए सर का मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, सर हमारे साथ जुड़े, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट 2021। बेस्ट ऑफ लक।